हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू ट्यूटोरियल। आज हम फिर एक BCS 184 पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं। आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो वो आप लोगों को वीडियोज़ के थ्रू अपलोड कर दूँ। ये सारे क्वेश्चंस मैंने पिछले वीडियोज़ में अपलोड कर दिए हैं। न्यूमेरिकल्स और थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं। आज 3 और थियोरेटिकल क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ये सभी क्वेश्चंस अपलोडेड हैं। आज क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं। कोरिलेशंस डज नॉट इम्प्लाई कॉजेशंस एक्सप्लेनेशन। ये एक क्वेश्चन है जो मतलब 110% एग्ज़ाम में ज़रूर आता है 10 नंबर का। इसकी मतलब अगर ये आए तो आप लोग मुझे कमेंट डाउन कर सकते हो कि हाँ ये क्वेश्चन आया था। मैं बोल रही हूँ कि ये क्वेश्चन आता है, आप कोई भी सेट देख लो, ये क्वेश्चन ज़रूर रहता है 10 मार्क्स का। कोरिलेशंस डज नॉट इम्प्लाई कॉजेशन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ये क्वेश्चन है कि कोरिलेशंस डज नॉट इम्प्लाई कॉजेशन। कोरिलेशन किसी भी कॉज को इम्प्लाई नहीं करता है, इसको एक्सप्लेन करना है। अभी ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, जैसे ही मैं एक्सप्लेन करूँगी ये समझ में आएगा कि क्या कह रहा है। यस, आई एग्री विद द स्टेटमेंट दैट कोरिलेशंस डज नॉट इम्प्लाई कॉजेशंस लिखने का एक स्टैंडर्ड होता है कि आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो आंसर्स को। अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो किसी भी क्वेश्चन के आंसर्स को लिखने का एक पैटर्न होता है। उस पैटर्न में अगर आप लिखते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो पहले आपको बोलना है यस आई एग्री विद द स्टेटमेंट, मतलब आप स्टेटमेंट से एग्री करते हो जो भी यहाँ पे दिया हुआ है। कोरिलेशंस डज नॉट इम्प्लाई कॉजेशंस। This means that just because two variables are correlated, it does not necessarily means that one variable causes the other. अगर एक ग्राफ पे दो वैल्यूज़ एक साथ मूव कर रहे हैं, वो पॉजिटिवली कर रहे हैं या निगेटिवली कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि एक ने दूसरे को अफेक्ट किया है। इसका कारण कोई तीसरा भी हो सकता है जिसकी वजह से ये दोनों एक डायरेक्शंस में कोरिलेट कर रहे हैं। इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजंस हो सकता है प्रेजेंस ऑफ थर्ड वेरिएबल कंफाउंडिंग फैक्टर, मतलब तीसरे वेरिएबल की प्रेजेंस की वजह से दो वेरिएबल्स एक साथ मूव कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। एक आइसक्रीम सेलर है और एक इंसिडेंट है ड्रॉनिंग का, मीन्स डूबने की इंसिडेंट्स एक साथ पॉजिटिवली एक दूसरे को कोरिलेट कर रहे हैं। लेकिन इसका रियल कॉज क्या हो सकता है? हॉट वेदर, गर्मी का मौसम, जिसमें आइसक्रीम की भी कंजप्शंस ज़्यादा होती है और स्विमिंग की भी गर्मी की वजह से। तो हॉट वेदर की वजह से भी आइसक्रीम की कंजप्शंस ज़्यादा हो सकती है और डूबने की इंसिडेंस भी ज़्यादा हो सकती है। तो इसमें क्या हुआ, कोई तीसरा फैक्टर जो है वो इन दोनों को पॉजिटिवली मूव करने के लिए अफेक्ट कर रहा है। तो पहला रीज़न ये हुआ। दूसरा रीज़न देखते हैं, रिवर्स कॉजेशन। समटाइम्स कॉजेशंस माइट बी इन द अपोजिट डायरेक्शंस। कभी कभी क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शंस में हो सकते हैं कॉजेशंस, मतलब कारण इसके। जैसे कि स्टडी फाइंड दैट हायर स्ट्रेस लेवल कोरिलेट विथ मोर कॉफ़ी कंजप्शंस। एक स्टडी में ऐसा पाया गया है कि ज़्यादा स्ट्रेस लेने से कॉफ़ी का कंजप्शंस बढ़ जाता है। मतलब अगर मेरे को स्ट्रेस है, मैं कॉफ़ी पी लूँगी तो मेरा स्ट्रेस कम हो जाएगा, मतलब ऐसी मेंटेलिटी है, एक स्टडी में पाया गया है। बट ऐसा भी हो सकता है कि स्ट्रेस माइट बी द कॉज ऑफ इंक्रीज्ड कॉफ़ी इंटेक। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप ज़्यादा कॉफ़ी पी रहे हो, इसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, मीन्स वाइस वर्सा, एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकता है। सेकेंड रीज़न हुआ ये हुआ। थर्ड रीज़न है कॉन्सिडेंशियल कोरिलेशंस। स्पुरियस कोरिलेशंस मीन्स दैट टू वेरिएबल्स में शो कोरिलेशन ड्यू टू प्योर चांस। दो वेरिएबल्स एक जैसे अपने आप को शो कर सकते हैं, कारण हो सकता है कि मतलब ये चांस क्रिएट किया गया हो। द नंबर ऑफ पीपल who drowned in swimming pools might be correlated with the number of movies Nicolas Cage acted in, but there is no real causal relationship। जैसे कि बहुत ज़्यादा लोग डूबने से स्विमिंग पूल में मर गए, एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर रहे हैं। एक मूवीज़ देखी थी उन लोगों ने, निकोलस केज, जिसमें कुछ स्टंट एक्ट किया गया था, उसको देख के उन लोगों ने कोशिश की करने की और वो डूब के मर गए। तो ये हो भी सकता है कारण, नहीं भी हो सकता है उनको तैरने नहीं आता हो तो वो मर गए, हो सकता है कि वो कर रहे हो स्टंट एक्ट तो मर गए। मतलब कि ये कोइंसिडेंट हो सकता है,
ज़रूरी नहीं है। लैक ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल, द फोर्थ रीज़न। कोरिलेशन स्टडीज़ डू नॉट कंट्रोल फॉर एक्सटर्नल फैक्टर्स। कोरिलेशन स्टडीज़ बोलता है कि उसका कोई कंट्रोल नहीं है एक्सटर्नल फैक्टर्स पे, अनलाइक एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ वेयर वेरिएबल्स आर मैनिपुलेटेड टू एस्टेब्लिश कैजुअलिटी। जबकि एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ ऐसा बोलती है कि वेरिएबल्स जो भी होते हैं वो मैनिपुलेट करते हैं कि आप इस तरह की कैजुअलिटी को दिखाओ। मतलब एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल की कमी की वजह से, मतलब चौथा रीज़न ये हो सकता है कि एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल की कमी की वजह से भी कारण हो सकते हैं कि दो वेरिएबल्स एक दूसरे से कोरिलेटेड हो। फिफ्थ वन इज द रीज़न कॉजेशन रिक्वायर फर्दर एविडेंस। कोई भी कारण एक दूसरे एविडेंस की ज़रूरत होती है, मतलब पता चले कि हाँ इसकी वजह से ये हुआ है, तब हमें समझ में आएगा ग्राफ किस और क्यों मूव कर रहा है। Establishing correlations requires controlled experiments or longitudinal studies, not just correlation analysis. So, the conclusion is thus, while correlation can indicate a relationship between variables, it cannot prove one causes the other without further investigations. मतलब आप फर्दर किसी चीज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हो कि एक दूसरे के साथ वो क्यों कोरिलेट कर रहे हैं, तब तक आप किसी पॉइंट पे नहीं आ पाओगे कि ग्राफ पे दो वेरिएबल्स एक साथ कैसे मूव कर रहे हैं। तो हम सिर्फ ग्राफ की मूवमेंट्स को देख के ये नहीं बोल सकते कि एक दूसरे को वो अफेक्ट कर रहे हैं, एक आगे बढ़ रहा है तो दूसरा भी उसके साथ साथ ग्राफ पे आगे बढ़ रहा है। हो सकता है कि कोई तीसरा फैक्टर हो सकता है कि ना हो सकता है कि कोई और वजह हो। मतलब ये था इस क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन। इस तरीके से आप लिखोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेज ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन। अब टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके यूजेस क्या है, वो देखते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो नोन एज स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन। इस टी डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज्ड इन स्टैटिक्स व्हेन द सैम्पल साइज इज स्मॉल एंड द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन। इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हम यूज़ तब करते हैं स्टैटिक्स में जब हमारा कोई सैम्पल साइज छोटा रहता है और हमारा जो पॉपुलेशन है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हमें नहीं मालूम रहता है, तब हम टी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये बेल शेप्ड एंड सिमेट्रिक में होता है। ये जैसे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा होता है वैसा ही होता है, बट इसके जो शेप होते हैं वो बेल शेप्ड होते हैं और सिमेट्रिक होते हैं बेल शेप में। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज हेवियर दैन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उससे कहीं ज़्यादा मतलब इसका हेवी होता है। टेल मीन्स इसकी पूँछें जो होती है ग्राफ के ऊपर वो ज़्यादा हेवियर होता है। इट हैज़ अ थिकर टेल मीन्स इट अकाउंट्स फॉर मोर एक्सट्रीम वैल्यूज़ मेकिंग इट यूजफुल फॉर स्मॉल सैम्पल साइज। मतलब छोटे सैम्पल साइज़ को भी ये हेवियर टेल देता है अपनी वैल्यूज़, एक्सट्रीम वैल्यूज़ की वजह से। द थर्ड इज़ मीन इज जीरो। इसका मीन हमेशा जीरो होता है टी डिस्ट्रीब्यूशन का। The fourth one is depends on degrees of freedom. The shape of the distribution changes with different degrees of freedom. Means that कि इसका जो शेप है इस डिस्ट्रीब्यूशन का वो अलग अलग डिग्रीज पे चेंज होता है और इसका फार्मूला भी होता है डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम का, जिसको हम इन शॉर्ट DF बोलते हैं, n-1। एज DF इंक्रीजेज द टी डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोचेज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ही DF इंक्रीज करेगा हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ अप्रोच करेगा, मीन्स बढ़ेगा। नेक्स्ट वन इज़ द यूज फॉर स्मॉल सैम्पल्स। ये हमेशा छोटे सैम्पल्स के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ आइडियल व्हेन सैम्पल साइज एंड पॉपुलेशन वेरिएबल इज़ अननोन। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि जब हमारे पास सैम्पल साइज छोटा हो और हमें पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन का मालूम नहीं हो तब हम इसका यूज़ करते हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन का। अब इसके यूजेस क्या क्या हैं? हम इसका यूज़ करते हैं स्टैटिकल्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट वन इज़ द हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसको हम टी टेस्ट बोलते हैं। यूज्ड इन 1 सैम्पल 2 सैम्पल एंड पेयर टेस्ट टू कंपेयर मीन्स। क्या करते हैं कि एक सैम्पल को यूज़ करने के लिए 2 सैम्पल को यूज़ करने के लिए या एक दूसरे के साथ जो टी टेस्ट में पेयर्ड रहते हैं सैम्पल उनका यूज़ करने के लिए हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग का यूज़ करते हैं ताकि हम मीन को कंपेयर कर सकें। नेक्स्ट इज
confidence intervals used to construct confidence interval for the population mean when sample size is, sorry for the background disturbance. Confidence interval used to construct confidence interval for the population mean when sample size is small. मतलब confidence intervals को construct करने के लिए मतलब किस तरीके से ये यूज होगा, हमारा मीन कैसे हमें मिलेगा, सैम्पल साइज भी छोटा होगा, पॉपुलेशन इंटरवल्स भी ज़्यादा होंगे, तब हम इसका यूज़ करते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल का. थर्ड इज रिग्रेशन एनालिसिस यूज टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट. जब हमें कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना होता है तब हम इस टी टेस्ट का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, कंक्लूजन. Thus, the t-distribution is crucial when working with small sample size and unknown population variance in statistical inference. जब हमारा statistical inference में सैम्पल साइज छोटा हो, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम नहीं हो, नॉर्मल ग्राफ्स मतलब किस तरीके से क्रिएट होगा ये नहीं मालूम हो, तब हम टी टेस्ट का यूज़ करते हैं. अभी आई होप आपको समझ में आ गया होगा इससे कि टी टेस्ट क्या है. और ये सब क्वेश्चंस जो भी मैं अपलोड करती हूँ BCS 184 डेटा एनालिसिस का, वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर एक बार भी इससे गो थ्रू करते हो आप, तो आपका पेपर मीन्स आप पास तो ज़रूरी हो जाओगे. अगर अच्छे से करते हो तो अच्छा मार्क्स भी आ सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपोजिट इंडेक्स मीनिंग एंड कंस्ट्रक्शन स्टेप्स. कंपोजिट इंडेक्स क्या है, इसका मतलब क्या है, किस तरीके से हम इसका डेटा क्रिएट करते हैं, वो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे. पहले समझते हैं कि क्या है कंपोजिट इंडेक्स. इट इज़ अ स्टैटिकल टूल दैट कंबाइन मल्टीपल इंडिकेटर्स इनटू सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यूज प्रोवाइडिंग एन ओवरऑल मेजर ऑफ अ कॉन्सेप्ट और फेनोमेनन. ये एक तरह का स्टैटिकल टूल है जिसका हम यूज़ करते हैं किसी भी मल्टीपल इंडिकेटर्स को एक साथ लाने के लिए, एक सिंगल वैल्यूज़ में लाने के लिए, और उसका मेज़र फिर लोगों तक मतलब डेटा में प्रोवाइड करने के लिए. एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इस नाम से आप सभी लोग वाकिफ़ होंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है क्या. ये एक तरह का कंपोजिट इंडेक्स है जो कि बहुत सारे इंडिकेटर्स को एक जगह लाता है. मतलब एक सिंगल वर्ड में समझो तो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. अब इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल इंडिकेटर्स आते हैं, जैसे कि आता है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसमें आपका हेल्थ इंडिकेट करता है, एजुकेशन लेवल जिसमें नॉलेज इंडिकेट करता है, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा जिसमें आपका इकोनॉमिक इंडिकेटर. हम जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालते हैं वर्ल्ड वाइड या नेशन वाइड, उसमें कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिसमें आपका ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी आता है, एजुकेशन लेवल आता है, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा आता है. तो फिर ये कंपोजिट इंडेक्स एक सिंगल वर्ड में आ गया HDI. अब कैसे हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्या क्या इसके स्टेप्स होते हैं वो देखेंगे. डिफाइन द पर्पस इंडिकेटर्स. हमें पहले पर्पस बताना है और क्या क्या चीज़ें वो इंडिकेट करता है वो बताना है. आइडेंटिफाई द की वेरिएबल्स दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द इंडेक्स. एग्जाम्पल्स के लिए समझते हैं. फॉर एन इकोनॉमिक इंडेक्स, इंडिकेटर्स लाइक GDP ग्रोथ, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट में बी सेलेक्टेड. अब किसी भी इकोनॉमिक इंडेक्स को निकालने के लिए हमें GDP ग्रोथ देखना होगा कैसा है, इन्फ्लेशन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है. अब इन सभी चीज़ों को एक साथ जब हम कंबाइन करेंगे तो इन शॉर्ट हम उसको बोलते हैं इकोनॉमिक इंडेक्स क्या है किसी भी कंट्री का, किसी भी नेशन का. नेक्स्ट इज डेटा कलेक्शन. गैदर डेटा फॉर ईच इंडिकेटर फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज. रिलायबल सोर्स मतलब एक एक्यूरेट सोर्स के थ्रू हमें डेटा ले आना है और उन डेटा को कंबाइन करके डेटा को रिप्रेजेंट करना है. थर्ड इज द नॉर्मलाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेटा. सिंस इंडिकेटर्स में हैव डिफरेंट यूनिट्स दे नीड टू बी स्टैंडर्डाइज्ड, दैट इज कन्वर्टिंग ऑल वैल्यूज टू ए स्केल ऑफ 0 to 1. अब अलग अलग जैसे मान लीजिए कि वो HDI निकाल रहे थे, उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी का हम देखते हैं. तो अगर एक सोसाइटी या एक डिस्ट्रिक्ट का निकाल रहे हो तो वहाँ पे मान लो कि इतने लोग बीमार हैं, इतने लोग नहीं हैं, इतने लोग आज इतना जन्म लिए, इतने लोगों की आज डेथ हुई. तो इन सभी का डेटा और यूनिट्स अलग अलग होगा, नंबर्स अलग होंगे, तो उनको एक
वे में एक मेज़रमेंट में आपको लेकर आना है, एक यूनिट में, और उसके बाद डेटा को बनाना है, तो उसको बोलेंगे नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेटा। मेथड इंक्लूड मिनिमम मैक्सिमम स्केलिंग और जेड स्कोर स्टैंडर्डाइजेशन। इसमें मेथड जो इंक्लूड होगा वो मिनिमम मैक्सिमम स्केलिंग, मतलब कि ये इतना मिनिमम है, इतना मैक्सिमम है, और या तो जेड स्कोर स्टैंडर्डाइजेशन एक तरीका होता है, वो भी मैं अगले वीडियोज़ में समझाऊंगी आपको क्या होता है। उसके थ्रू हम इस मेथड को बनाते हैं। नेक्स्ट इज द वेटिंग द इंडिकेटर्स। असाइन अप्रोप्रिएट वेट्स टू इंडिकेटर्स बेस्ड ऑन देयर इम्पोर्टेंस। अब कितना कौन सा चीज़ इम्पॉर्टेंट है इस डेटा में लाने के लिए, हम उतना ही का यूज़ करेंगे, फालतू चीज़ों को ऐड ऑन नहीं करेंगे। जैसे कि इन HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इक्वल वेट्स आर गिवन टू हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। हम इक्वली मतलब वैल्यूज़ देंगे हेल्थ को भी, एजुकेशन को भी और इनकम को भी। Next is the aggregation. Combine the weighted values of all indicators using a formula such as simple average, weighted sum और geometric means. हमारे पास अगर डेटा आ गया है कि HDI में इन चीज़ों का इतना डेटा है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी का इतना है, ग्रॉस नेशनल इनकम का इतना है, उसके बाद और भी चीज़ें मतलब इंक्लूडेड होती हैं, उनका इतना है, तो उन डेटाज को हम एक मेथड के थ्रू, उसके मतलब फार्मूला होता है सिंपल एवरेज, वेटेड सम और जियोमेट्रिक मीन्स, उसके थ्रू सारे इंडिकेटर्स के वैल्यूज़ को कंबाइन करेंगे। नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन एंड वैलिडेशन। अब उसको इंटरप्रेट करेंगे कि ये सही है या नहीं है, फिर उसको वैलिडेट करेंगे। एनालाइज द कंपोजिट इंडेक्स, इंटरप्रेट रिजल्ट एंड वैलिडेट इट बाय कंपेयरिंग विद अदर एस्टेब्लिश्ड इंडिसेस। और अलग अलग तरीके से हम डेटास को फाइनलाइज करते हैं, उसके बाद वो डेटा रेडी होता है शो करने के लिए। एग्जाम्पल कैलकुलेशन, हाइपोथेटिकल, किस तरह से हम निकालते हैं उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि HDI कैसे निकाला जाता है। इफ़ एन इंडेक्स फॉर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग GDP ग्रोथ रेट वेटेड 0.4, मतलब कि GDP ग्रोथ रेट एक मेजरमेंट, एक यूनिट फिक्स किया गया है 0.4, इन्फ्लेशन रेट को फिक्स किया गया 0.3, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को फिक्स किया गया है 0.3। अब हम क्या करेंगे, कंपोजिट इंडेक्स निकालेंगे फार्मूला के थ्रू। मीन्स दैट 0.4 इंटू GDP प्लस 0.3 इंटू इन्फ्लेशन प्लस 0.3 इंटू अनएम्प्लॉयमेंट। अब इनका हम सम करेंगे, उसके बाद हमें कंपोजिट इंडेक्स मिल जाएगा कैलकुलेट करने के बाद। फिर हम डेटा को इंटरप्रेट करेंगे और डिफरेंट पीरियड्स पे शो अप करेंगे कि हाँ ये डेटा इस एरिया का इतना है, इस एरिया का इतना है। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। इस वीडियोस में भी मैंने 3 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। अभी और सारी वीडियोस में अपलोड करूँगी, एक वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी। थैंक यू सो मच, स्टे अपडेटेड। और अगर आपको किसी भी यूनिट में इस बुक से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट डाउन कर सकते हो कि ये चीज़ में ये प्रॉब्लम है, मैं उसे शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच, स्टे अपडेटेड ऑन माय चैनल।